सबसे पहले मान के चलिए कि आपके पास में ना दिस इज द ट्रायंगुलर फेस ऑफ द प्रिज्म। ए बी सी, ये जो ए होता है ना दिस इज रिफ्रैक्टिंग एंगल, और एंगल ऑफ प्रिज्म ये जो होता है। मैंने इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया और माना कि ये एक इंसिडेंट रे है। इस इंसिडेंट रे का नाम रखा मैंने पी क्यू। पी क्यू इंसिडेंट रे। अब लाइट क्योंकि 1 से 2 में जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो ये डेविएट होगी। ठीक है, ये हो गया क्यू आर। क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट पर जहां लाइट इंसिडेंट हुई, यहां मैं सेकंड नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अब लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयर, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आर एस। दिस इज इमर्जेंट रे। Here the angle I, angle E, angle I, angle of incidence, angle R, angle of refraction। ये जो मैंने एंगल माने, ये एक R ले लिया, इधर R डैश ले लिया। ठीक, एंगल E हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। अगर मैं इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करूं और इमर्जेंट रे को बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं, तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर एक एंगल बनाएंगे। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिज्म, सॉरी, द लाइट मस्ट प्रोपोगेट अलोंग दिस पाथ। ये लाइट का पाथ होना चाहिए, लेकिन यहां पर लाइट का पाथ किया ड्यू टू द प्रिज्म। सो दिस इज द डेविएशन। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, ये ट्रायंगुलर सरफेस है इसलिए एंगल बना। अगर प्लेन सरफेस होती तो ग्लास स्लैब, आप याद करो यहां पे लेटरल शिफ्ट। अब हमें ऑब्टेन क्या करना है, इसके रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये दोनों जो नॉर्मल थे ना, इनको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया। इसका नाम मैंने रख लिया डी, इसका नाम रखा मैंने ई। अगर मैं कोऑर्डिनेटर लेके चलूं ए क्यू डी आर, यू कैन सी this angle is 90 degree. Here the angle is 90 degree. एंगल Q यहां पर और यहां पर। तो अगर ये A है तो दिस एंगल शुड बी 180 माइनस ए। अगर मैं यहां से इस नॉर्मल को आगे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल A बनेगा। तो मेरे पास में एक ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल QDR। QDR, एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ द इंटरनल टू। तो मेरे पास में एक इक्वेशन आ गई, A इक्वल टू R प्लस R डैश। गॉट इट। दूसरे सिचुएशन में अगर देखूं तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूं सर, इन ट्रायंगल EQR, एक्सटर्नल एंगल डेल्टा। जरा गौर से देखिए, ये टोटल आई, तो ये पूरा आई होगा, यहां से यहां तक का आर है, तो ये हो जाएगा आई माइनस आर, और ये हो जाएगा ई माइनस आर डैश। तो डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर प्लस ई, सॉरी
E माइनस आर डैश। मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? दिस इज आई प्लस ई, माइनस मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, दिस इज आर प्लस आर डैश। तो मेरे पास में एक और बात हो जाएगी, आई प्लस ई माइनस ई। ये मुझे डेल्टा मिल गया, डेविएशन। एम आई क्लियर इन माई वर्ड्स? इज दिस क्लियर? अब जरा गौर से देखिए कि ये डेविएशन है ना, ये आई पे डिपेंड कर रहा है। वैल्यू ऑफ आई कैन चेंज वेयर आई कैन बी चेंज where I can be changed from 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर 0 डिग्री हो जाए, इफ I इक्वल टू 0, तो सर ये मेरे पास में ग्लास प्रिज्म है। रफ स्केच दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट होगी, I इक्वल टू 0 तो R इक्वल टू 0। सेकंड फेज पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल R डैश है, ये A है, तो पहली बात तो ये हो जाएगा A इक्वल टू R डैश। और लाइट रे रेयर टू डेंसर टू रेयर जा रही है, इट विल बी गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल E बनेगा। अगर मैं इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करूं तो ये एंगल डेल्टा बनेगा। इस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू होगी E माइनस आर डैश, सॉरी E माइनस आर डैश। एंड बिकॉज आर डैश इज इक्वल टू A, तो आप लिख सकते हो डेल्टा इक्वल टू E माइनस E। इस बात का मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एक्सिस पर लेते हुए और वाई एक्सिस पर एंगल ऑफ डेविएशन, तो व्हेन आई इज 0, आप देख सकते हो डेल्टा की वैल्यू फाइनाइट है। अब अगर आप इस रिजल्ट को गौर से देखें तो व्हेन आई इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे मैं आई को इंक्रीज करूंगा तो आई इंक्रीज करूंगा तो आर इंक्रीज होगा, बिकॉज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो आई इंक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आर इंक्रीज हो गया तो आर डैश डिक्रीज होगा। ए की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये कांस्टेंट है। तो अगर आई इंक्रीज किया तो आर इंक्रीज हो गया, तो आर डैश डिक्रीज होगा। आर डैश डिक्रीज होगा तो ई डिक्रीज होगा। अगर ई डिक्रीज हो गया तो इस बात का मतलब डेल्टा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इस बात का मतलब अगर मैं इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और उसके बाद में एक डेफिनेट वैल्यू के बाद में ये इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। आप अगर गौर से देखें इस ग्राफ को तो डेल्टा की वैल्यू यानी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम आ रही है। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। इसे मैंने I2 मान लिया, इसे मैंने I1 माना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में यहीं पर इस ग्लास प्रिज्म में जब लाइट रिफ्लेक्ट पर इमर्जेंट होकर बाहर जा रही थी, अगर मैं यहां पर एक प्लेन मिरर लगा दूं जिस पर लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, तो बेटा लाल लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेंगे। अगर मैं इस सिचुएशन के एंगल को I1 लेता हूं तो इसे E1 लूंगा। अब लाइट रे जो ग्रीन वाली लाइट जा रही है, आप देख सकते हो ये इंसिडेंट हो रही है, तो ये I2 है, तो मेरे लाल ये E2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यानी कि इस ग्राफ में मैं इसे E2 लिखूंगा और इसे E1 लिखूंगा। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये मिनिमम पॉइंट है, ये डेल्टा M हो गया। इस जगह पर हर जगह पर I इक्वल टू सेम है, लेकिन यहां पर क्या हो गया? E इक्वल टू I हो गया।
यानी कि इस कंडीशन में मैं छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं, ये ग्लास प्रिज्म, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, इस जगह पे नॉर्मल, एंड देन इमर्जेंट रे। इसे हम आई कहेंगे तो ये ई हो जाएगा और ये ई इक्वल टू आई होगा। अगर इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करूंगा तो इमर्जेंट रे ये आएगी डेल्टा। इसका नाम फिर से वही रख दिया है मैंने, पी क्यू आर एस, आप देख सकते हो। तो व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन is minimum, then I equal to E and R equal to R dash. So refracted ray will be parallel to base of prism. आप देख सकते हो मैंने यहां जो लाइट रे दिखाई है इस डायग्राम में, ये बिल्कुल ए बी सी, दिस इज द कंडीशन, डेल्टा एम है। ये कंडीशन वो है जिसमें ये वाली लाइट रे बेस के पैरेलल आ रही है, आप देख सकते हो। एंड दिस इज द बेस, पैरेलल टू द बेस। और इस सिचुएशन में आई और ई तो इक्वल नहीं है, ये वाले दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे। देन यू कैन से since r equal to r dash, so a will be equal to 2r or r equal to a by 2, and I equal to e था तो डेल्टा m equal to 2i minus a, तो I will be delta m plus a upon 2. Now using Snell's law, तो n1 sin I equal to n2 sin r, n2 upon n1 sin, in place of I, delta m plus a upon 2 upon sin a upon 2. आप देख सकते हैं, तो n इक्वल टू या 1 and 2 साइन डेल्टा m अपॉन 2 अब अगर आप गौर से देखो तो n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो डेल्टा m, सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन depends upon refractive index of material and medium. If suppose for thin prism अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर थिन प्रिज्म की बात करते हैं, थिन प्रिज्म यानी कि A लेसर देन 10 डिग्री, देन n1i will be equal to n2r, स्नेल्स लॉ ये। तो n1 del m plus a upon 2 equal to n2 a upon 2, 2 से 2 कैंसिल, आप सिंप्लीफाई करके लाओगे तो डेल्टा m इक्वल टू मिलेगा a 1 and 2 minus 1। इज दिस क्लियर? ये वो कंडीशन है जब आप बात करते हो कि लाइट रे
ये मैंने 0 डिग्री से लेकर चलना शुरू करा और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आ गए। अगर अब मैं आई की वैल्यू 90 डिग्री लगा दूं, व्हेन आई इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हर सिचुएशन में। अगर आई इक्वल टू 90 डिग्री, तो मान लीजिए कि लाइट रे का जो इंसिडेंस हो रहा है वो ये रहा, इट इज ग्रेजिंग द सरफेस। तो लाइट रे कुछ इस तरह से एंटर करेगी, दिस इज द इंसिडेंस, आई इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट विल गेट डेविएट फ्रॉम हियर। अब हर कंडीशन में आई इक्वल टू 0 हो, इसमें या इसमें, दोनों सिचुएशन में ये जो एंगल है ना, ये आर डैश, ये किस एंगल को फॉलो कर रहा है ये आपने देखना है। लाइट रे अगर इमर्जेंट हो रही है, इफ लाइट इज इमर्जिंग आउट, it means angle R dash is less than critical angle for given pair of media. Given pair of media. ठीक, अगर मैं मानकर चलूं कि if R dash इक्वल टू C, कब की बात है, जब I इक्वल टू 90 डिग्री है, इस सिचुएशन में, तो सर लाइट रे प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी। सॉरी, क्या हो जाता है ये, ये ग्लास प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक है। यहां पर आई इक्वल टू 90 की कंडीशन चल रही है, और मान लीजिए कि लाइट रे सरफेस पर ग्रेज करती हुई जा रही है, ये दिस इज इंसिडेंट रे। अगर इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, तो आप आई इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे, लाइट रे डेविएट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, यहां पर ये रिफ्रैक्ट हो गई, और मैंने यहां पर आपसे कहा है कि यहां पर आर डैश इस नॉर्मल के साथ में, यहां पर आर डैश इज इक्वल टू सी। अगर आर डैश सी के इक्वल हो गया क्रिटिकल एंगल के, तो लाइट रे ये जाएगी। अगर मैं इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करता हूं यहां पर, और ये इमर्जेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे, तो ये जो एंगल बनता है, इस ए को मैं यहां से हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये ए को मैं अंदर की साइड में लिख देता हूं ट्रायंगल के, ये, देन दिस विल बी द डेविएशन। और आप देख सकते हो ये जो डेविएशन होगा ना, ये 180 माइनस ए के इक्वल होगा। गॉट इट? और इस कंडीशन में ई का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। तो अगर इक्वेशन भी देखो तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आई भी 90 है, ई भी 90 है, माइनस ए, यहां पर 180 माइनस ए आप देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और अगर आई आर ग्रेटर देन सी हो गया, इफ आर डैश ग्रेटर देन सी, देन ये जो कंडीशन थी
इसे कहते हैं नो इमर्जेंस। दैट इज emergent ray graze on surface of prism. और इस कंडीशन में देन अगर मैं इस सिचुएशन का प्रिज्म दिखाऊं आपको, नॉर्मल, ये लाइट है इंसिडेंट हुई, I इक्वल टू 90 डिग्री, R डैश ग्रेटर देन C है तो लाइट रे इसी के अंदर रह जाएगी। ये R है, ये R डैश है और ये A है। सो दिस इज योर, ये लाइट रे पूरी तरह से देन light ray will remain inside the prism. This is no emergence condition. ये जो है ये नो इमरजेंस कंडीशन है। अब अगर मैं सिचुएशन लेके चलता हूं कि n1 sin I इक्वल टू n2 sin R, यानी कि मैंने मानकर चल रहा हूं कि लाइट रे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट हुई, यहां पहुंच, एंड देन दिस इज द ग्रेजिंग ओवर द सरफेस। ये I है, ये R एंड दिस इज इक्वल टू C। तो R प्लस C इट इज इक्वल टू A because this is the prism angle. R can be taken as A minus C. So N1 sin I equal to N2 sin R minus C. ये कंडीशन हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की। आप यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच नो इमरजेंस विल टेक प्लेस। I is the angle of incidence at which no emergence take place. Is this clear to all?